मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान साहब की लिखी हुई किताब बाइज़्ज़त बरी, जिसमें 16 ऐसे मुसलमानों की रियल स्टोरीज बयान की गई है, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से मुसलमानों को, बेकसूर मुसलमानों को झूठे केस में फंसाया जाता है और उसके कई साल बीतने के बाद में उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। अब बताइए, किसी ने, इसमें टोटल 16 मुसलमानों का जिक्र है, क्या उन 16 मुसलमानों की ज़िंदगियों के वो दिन जो उन्होंने जेलों में बिताए, किसी ने 10 साल बिताया, किसी ने 15 साल बिताया, किसी ने 20 साल बिताया, ऐसे भी लोग हैं, क्या उनके वो दिन ये लोग लौटा पाएंगे? कभी नहीं। छूटने के बाद में भी आज भी उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। उन पे जो टॉर्चर जिन अधिकारियों ने किए जब ये जेल में थे, इन पे बहुत भयानक टॉर्चर, वो पूरी हकीकत इस किताब में बयान की गई है मनीषा भल्ला और डॉक्टर अलीमुल्ला खान के द्वारा। तो वो जिन अधिकारियों ने वो टॉर्चर किया, क्या उनको निलंबित किया गया? अभी भी वो लोग वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट ले लिए, उसके बाद में आज भी उन्हें मंथली जो भी मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। तो ये किताब आज हम नागपुर शहर के हमारे एडवोकेट नाजिम कुरैशी सर को हम ये देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडवोकेट नाजिम साहब, बेकसूर मुसलमानों को झूठे केसेस में फंसाया जाता है और आप देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। आज सुबह शाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होती है। तो हमारे कौम में एडवोकेट तो बहुत है, लेकिन कौम के लिए आगे आने वाले एडवोकेट्स की बहुत कमी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बच्चों को एडवोकेट बनाया जाए और मैं चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा बताएं कि किस तरीके से हमारे नौजवान जो 12वीं पास करते हैं वो एडवोकेट बन सकते हैं, क्या है उसका प्रोसीजर पूरा, कितनी फ़ीस होती है? पहले तो जितने बच्चे हैं, पहले इम्पोर्टेंट है कि 12th उनको पास करना चाहिए। सेकेंडली उनको ग्रेजुएशन वाले हो सकते हैं, जो टाइप के कोर्स होते हैं, एक 5 इयर्स और एक 3 इयर्स। 3 इयर्स वाले कोर्स में ऐसा ज़रूरी है कि पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो लॉ कर सकते हैं। और 5 इयर्स का कोर्स होता है, उसमें उनको 12th पास करके लॉ कर सकते हैं। लॉ करने के पहले उनको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो पहले देना पड़ता है। वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे उनको पास होता है और उस हिसाब से उनको कॉलेज एलोकेट होते हैं। फिर वो कॉलेजेस में वो जा सकते हैं और वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इस हिसाब से ये प्रोसीजर है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपने यहाँ के बच्चे हैं, उन लोगों ने ये प्रिपरेशन करना चाहिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उस पर उनको फोकस करना चाहिए। उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लोगों ने आके परस्यू करना चाहिए, लॉ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मैं ये बताऊँगा कि पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है लॉ करना। आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, उस पर आप फोकस कर पाओगे। अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है आपको लॉ पर पढ़ के लॉयर ही बनना है। लॉ पढ़ के आप बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें अपने दीन पे भी फोकस कर सकते हो, अपने हर चीज़ कर सकते हो। लॉ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पता करने के लिए लॉ इम्पोर्टेंट है। इसी वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होता क्या है, इस पे आप हमें ज़रा बताएं इसके बारे में। और ये जो लोग सुबह शाम हेट स्पीचेस दे रहे हैं, क्या ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो डेफिनेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये इम्पोर्टेंट है कि इंसान को अपने जो फ्रीडम है जो बोलने की, उस पर ऐसा नहीं है कि रोक नहीं है। रोक है, रोक बिल्कुल है। रोक अपनी किसी के इसमें इम्पोर्टेंट है कि अपन किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट करें। जैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करते हो तो सेक्शन 295 आईपीसी का इन्वोक हो जाता है। तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत लिमिटेड स्कोप है उसमें। उसका जो जो थिन लाइन बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपनी एक गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपने को ये प्रोवाइड किया है कि अपन अपने जो बोलना चाहते हो, अपने जो राइट्स हैं, अपन उसके लिए बोल सकते हैं। बट उस पर भी थिन लाइन है, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि गुस्ताखों के खिलाफ में, जैसे कि अभी इंदौर का केस ले लीजिए, 153 ए लगा, राइट, 295 लगा, राइट। लेकिन हुआ यूँ कि 48 घंटों के बाद उन्हें ज़मानत मिल गई। तो ऐसे लोगों पे यूएपीए क्यों नहीं लगाया जाता है? या फिर हमारी मुस्लिम कौम के जो बड़े बड़े मुफ्ती इकराम हैं, सज्जादा नशी है खानकाहों के, तो क्यों ये लोग आगे नहीं आते कि भाई देश में कैसा कानून बने जिसकी बुनियाद पे इन हेट स्पीचेस देने वालों पे, इन गुस्ताखों पे सख्त से सख्त सज़ा
एक्चुअली उन पे होना चाहिए। ये जो सेक्शंस है ना 153 या 295, इनमें जो इम्प्रिजनमेंट होता है 3 इयर्स 5 इयर्स 7 इयर्स, अब उसमें ऐसा है कि ये जो इम्प्रिजनमेंट होती है, जितने सालों के इम्प्रिजनमेंट है, ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये इसमें बेल जल्दी हो जाती है। तो अभी रिसेंटली कुछ मुसलमानों ने ऐसा एक रेजोल्यूशन पास किया सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए कि जैसे 295 सेक्शन है, इसमें कम से कम 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। जब 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट होगी तो इसमें ज़रूरी है कि इनकी बेल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट में। और यूएपीए इन्वोक करने के लिए भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यूएपीए भी अनलॉफुल एक्टिविटी, वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, कुछ मतलब एंटी देश के खिलाफ में कुछ बोलना, तभी यूएपीए इन्वोक हो सकता है इसमें। तो ये सिर्फ यूएपीए, इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने पे यूएपीए इन्वोक नहीं हो सकता है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने पे 295 ही इन्वोक हो सकता है, बट इसमें अपन ये कोशिश कर सकते हैं कि 5 ईयर 7 ईयर से 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो, ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है। बट अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों से बात की है, उन लोगों ने बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे जिससे कि ये 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सके और बेल होने में प्रॉब्लम हो। इंदौर के केस में हमने देखा कई मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से 3 नौजवान बच्चों पे एनएसए लगा दिया गया। तो ये एनएसए कानून क्या होता है और किस कंडीशन में लगाया जा सकता है? एनएसए कानून ये होता है कि जब कुछ अपन देश के अगेंस्ट, ट्रीजन जो बोलते हैं अपन, ट्रीजन यानी देश के अगेंस्ट अपन जब कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, ट्रीजन, बट वो उस हिसाब से अभी जब तक चार्जशीट उसमें फाइल नहीं होती, तो ये बोलना कि ट्रीजन एप्लीकेबल है या एनएसए एप्लीकेबल है, अभी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब तक का चार्जशीट इसमें फाइल नहीं जैसे होती। ये जो नौजवान शख्स है उसमें से एक था जिसने ये कह दिया था कि मैं पूरे इंदौर को आग लगा दूंगा। एक शख्स था जिसने सर तन से जुदा वाला नारा लगा दिया था। तो इस कंडीशन में क्या एनएसए लग सकता है आपके हिसाब से? नहीं, ऐसे में एनएसए नहीं लग सकता। एनएसए बिल्कुल जब तक ट्रीजन नहीं होता कोई देश के अंदर, एंटी 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 इंडिया या एंटी कंट्री, अगर अपन जब तक कुछ नहीं हो तब तक का इसमें एनएसए इन्वोक नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं हमारे एडवोकेट नाजिम कुरैशी सर ने बताया कि जब तक कि देश के अगेंस्ट कोई नहीं बोल रहा तो उस पर एनएसए नहीं लग सकता। लेकिन इंदौर केस में यही हुआ, प्रेशर डाल के राजनीति का गलत उपयोग करके उन 3 नौजवानों की ज़िंदगी ख़राब कर दी गई, उन पर एनएसए लगा दिया गया। इंशाल्लाह जल्द ही ये बच्चे बाहर आएंगे। कोशिश जारी है, इंदौर के कई उलमा इकराम, कई एनजीओस इसके लिए हाईकोर्ट में केस दायर किए हैं। तो एक आखिरी सवाल सर, जब भी हम पुलिस स्टेशन जाए और हमें पुलिस इंस्पेक्टर, जैसे कि मान लो कहीं पर गुस्ताखी हुई, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई जिस शहर में, जिस राज्य में गुस्ताखी हुई है आप वहाँ जाइए, राइट, यहाँ आप एफआईआर नहीं कर सकते। इसमें भी एक्चुअली ऐसा है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, हर पुलिस स्टेशन का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। तो ऐसा होता है कि अब उसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हमने वीडियो तो नागपुर में देखा, उस हिसाब तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपका हमारा नागपुर में हो सकता है। तो वो बिल्कुल सही बात है, आप जहाँ पे चाहे आप कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे हमने नेचर ऑफ ऑफेंस कहाँ देखा, हमने नागपुर में देखा, तो आप नागपुर में कंप्लेंट करेंगे। तो उस हिसाब से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अगर ऐसे पुलिस वाले कोई बोलते हैं तो आपके पास फर्दर और रेमेडीज़ होती है। अगर वो एफआईआर नहीं लेते 154(1) में, तो आप 154(3) में डीसीपी के पास जा सकते हैं। 154(3) में अगर डीसीपी या सीपी एक्शन नहीं लेते तो आप कोर्ट में 156(3) डाल सकते हैं और कोर्ट में आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा ऑफेंस दर्ज हुआ है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कोर्ट डायरेक्ट करता है पुलिस वालों को एफआईआर करने के लिए, तो आप पैसा यूज़ कर सकते हो लॉ को। एक आखिरी आपकी सोच विचार ज़रा जानने के मकसद से मैं जानना चाहूँगा कि देश में गुस्ताखी अभी कुछ साल पहले हुई थी नुपुर शर्मा द्वारा, नरसिम्हन द्वारा, ये लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए सर? और एफआईआर तो जबकि नागपुर में भी करवाई गई। राइट। तो मैंने जैसा आपको बताया था, इनके ऊपर जो सेक्शंस इम्पोज होते हैं, 295 सेक्शन इम्पोज होते हैं। वो 295 सेक्शन में ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। तो उसमें है ना, बेल अगर कोर्ट नहीं भी चाहे बेल नहीं देने का, तो भी कोर्ट को बेल देना ही पड़ता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ, हाँ मैं बता रहा हूँ, वो बेलेबल ऑफेंस। अभी कैसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्नेश कुमार का जजमेंट है, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें ऐसा बोला है कि जो ऑफेंसेस 7 साल या 7 साल से कम है, उसमें आप 41A का नोटिस दे के छोड़ दो, किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 41A का नोटिस देके आप उनको छोड़ सकते हो। ये जो मुनव्वर फारूकी वाला भी केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि उसने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किया, उसको 295A इन्वोक हुआ था। एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वही ग्राउंड पर उसको अरेस्ट कर लिए थे। तो वही ग्राउंड पे बेल दिया कि जब 41A का नोटिस है, जब 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट से कम होता है, 41A का नोटिस देके आप छोड़ सकते हो, तो आप वो यूज़ करो पहले।
तो आप सभी हमारे ये वीडियो देखने वाले लोगों से हम गुजारिश करते हैं, शहर में आपकी जितनी भी NGOs चल रही है वो जिन जिन मकसद के तहत काम कर रही है करने दो, लेकिन जो NGOs एजुकेशन के मकसद से काम कर रही है तो आप सभी से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहर के नौजवानों को, हमारे बच्चों को आप एडवोकेट बनने के लिए मोटिवेट करें। उसके लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम लें। कई अलग अलग ज़राए हैं जिसके ज़रिए से उन्हें गाइडेंस दे के हम एडवोकेट बना सकते हैं।